इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब ये है कि हमने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया होगा इंडिया से बाहर या बाहर से इंडिया, कुछ परचेज किया होगा या कुछ सेल किया होगा। और उसमें गुड्स हो सकते हैं, उसमें सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है। पर क्या केवल गुड्स एंड सर्विस ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं? ऐसा नहीं है। पैसा भी भेजते हैं, जैसे कोई फॉरेन का पर्सन इंडिया की किसी कंपनी में पैसे लगाता है, हम फॉरेन की कंपनी में पैसे लगाते हैं, मतलब कैपिटल भी इंटरनेशनल बिजनेस में कवर होती है कि हमने दूसरे देश में कैपिटल इन्वेस्ट किए या उन्होंने हमारे इन्वेस्ट किए। पर्सनल्स लोग भी जाते हैं जॉब करने, टेक्नोलॉजी भी इन्वेस्ट होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे इंडिया के पेटेंट्स का इस्तेमाल अमेरिका में किया जा रहा है या अमेरिका के पेटेंट्स का इस्तेमाल इंडिया में किया जा रहा है। तो ये एक जनरल सा नॉलेज है, इसमें तो कुछ ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है। किसी को कोई समस्या है इसमें? जो बोलो भाई। हम्म। तो इंटरनेशनल बिजनेस मींस यही याद कर लो जितनी जल्दी हो सके, वो बिजनेस एक्टिविटीज जिसमें जोग्राफिकल बाउंड्री किसी कंट्री की क्रॉस हो जाती है, मतलब जोग्राफिकल बाउंड्री के बियॉन्ड किसी और देश से हम बाइंग सेलिंग ऑफ गुड्स, कैपिटल, पर्सनल एटसेट्रा, टेक्नोलॉजी, ये सब हम एक्सचेंज करते हैं, तो हम उसको इंटरनेशनल बिजनेस बोलते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं थी। इसके फीचर्स भी बहुत आसान है, जितना हम पढ़ चुके हैं उस हिसाब से। तो देखो, दो कंट्रीज इन्वॉल्व है कम से, मतलब ऑब्वियसली एक बायर होगा एक सेलर होगा, तो दो कंट्रीज इन्वॉल्व है। ठीक है। दूसरा, इसमें फॉरेन एक्सचेंज यूज होगा। फॉरेन एक्सचेंज समझते हो? क्या तुमसे कभी भी मैंने ये वर्ड की बात की है, फॉरेन एक्सचेंज? बोलो भाई। क्या तुमसे मैंने कभी इस वर्ड की बात की है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? इसे चुप बैठने से काम नहीं चलने वाला। फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल सा मीनिंग होता है फॉरेन करेंसी। मींस फॉरेन करेंसी। और एग्जांपल क्या है इसका? डॉलर। तो और जनरली तो देखो दुनिया में ट्रेड होता ही इसमें डॉलर में, अमेरिका की करेंसी है और उसी में ट्रेड कर रहे हैं जनरली सारे देश, तो इसमें तो कुछ नया है नहीं। ठीक है ना? सो क्या लिखा हुआ है? जब भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे उसमें डॉलर का इस्तेमाल होगा, या तो डॉलर पे करना पड़ेंगे या डॉलर रिसीव होगा तुम। लीगल ऑब्लिगेशन। अब ये है मजेदार बात, फॉरेन ट्रेड और इंटरनल ट्रेड का सबसे बड़ा डिफरेंस, ये सब डिफरेंस ही है वैसे, दो कंट्री इन्वॉल्व हो गई है ना। अब ये जो दूसरी बात लिख रहा है ना, वो ये लिख रहा है कि आपको कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, जो आपकी कंट्री का लॉ है उसका कंप्लाइंस करना पड़ेगा। और इसके अंदर आता है, लॉ के नाम बता रहा हूं मैं, इंडियन कस्टम एक्ट। और इंडियन कस्टम एक्ट के हिसाब से आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करोगे, परमिशन लेनी पड़ेगी टू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, प्लस ड्यूटी पे करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। प्लस बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटी, फॉर्मेलिटीज लाइक डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो सबमिट करने पड़ेंगे कुछ अथॉरिटीज के पास। डॉक्यूमेंटेशन में ऑब्वियसली आप इंफॉर्मेशन जमा करोगे कि भाई मैंने परमिशन ले रखी है, मेरा ये है ना, यहाँ आईडी मिलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड
जैसे तुम्हारे पास आधार कार्ड नंबर है उस तरह का, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को, वो सब आपको फिलअप करते रहना पड़ता है कि मेरा आईडी ये है और मैं ये परमिशन ले चुका हूँ, मैं ये एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं ये इंपोर्ट करना चाहता हूँ। इस तरह के आपको क्या करने पड़ेंगे, बार बार फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। और यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जितने अच्छे से तुम ये बेसिक बात समझ जाओगे कि इस एक्ट में होने क्या वाला है, तो बेसिकली इस एक्ट में लीगल कंप्लायंस को भी साथ साथ पढ़ना है तुम्हें, और यही वाला पार्ट क्रिटिकल है। फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल होगा, ये चीज़ एक तुम्हारे लिए नई है। और दूसरा कस्टम एक्ट का इस्तेमाल होगा, मतलब कस्टम एक्ट का कंप्लायंस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर इमेज दिख रही है ना, ऐसा कुछ कट तो नहीं रहा ना स्क्रीन में से? हेलो, हाँ सर, आ रही है सर। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कट रहा था इसलिए। ओके ठीक है। हम्म ये आ रहा है, दिख रहा फीचर्स पे ध्यान दो फिर से। फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस में कम से कम 2 कंट्रीज इन्वॉल्व होगी। फॉरेन एक्सचेंज यूज होगा। फॉरेन एक्सचेंज का सिंपल मीनिंग है फॉरेन करेंसी, एग्जांपल डॉलर। लीगल ऑब्लिगेशंस, हर कंट्री को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। और हमें ये चैप्टर पढ़ना है तो हमें तो हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशन ही ज़्यादा पता होंगे, हमें क्या पता अमेरिका में क्या है। तो हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। और हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशन में मैं तुम्हें ये सिखा चुका हूं कि क्या क्या पढ़ा हमने, बताओ जल्दी से। हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशन में 2 चीजें खास तौर पे, फॉरेन एक्सचेंज का इस्तेमाल हो रहा है वो ठीक है। हमारे देश के रूल्स एंड रेगुलेशन में पहली चीज, परमिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन लिए हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कस्टम ड्यूटी, मतलब ये एक्ट बेसिकली टैक्स चार्ज करने के लिए है कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। और आखिर में फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, जैसे डॉक्यूमेंटेशन करना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ कैरेक्टर और है, जैसे हाई डिग्री ऑफ रिस्क। हाई डिग्री ऑफ रिस्क क्या समझाता है, मतलब आप अगर इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो एक रिस्क तो ये है कि आपको लगता होगा यार पैसे, मैंने सामान भेज दिया, वो मुझे पैसे भेजेगा या नहीं, और अगर मेरा जो सामान आया है वही कहीं खराब ना निकल जाए। अरे बोलो ना हाँ या ना। हेलो, हाँ, ये एक बेसिक समस्या लगती है ना तुम्हें। तो एक तो ये इस तरह की रिस्क कहलाती है ऑपरेटिंग रिस्क, मतलब बिजनेस से, ऑपरेशन से रिलेटेड रिस्क। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझाता हूं तुम्हें मैं, और ये चीज समझ में आएगी तो आगे काम भी आएगी। देखो, सपोज करो आज $1 80 रुपए का है, ठीक है, और 1 महीने बाद मैंने आज ऑर्डर प्लेस किया है, मेरा सामान आने में 1 महीना लगेगा। 1 महीने बाद $1 अगर 85 रुपीज का हो गया तो मुझे, समझ रहे हो, पर डॉलर मेरा सामान की परचेज कॉस्ट बताया था तुम्हें, गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज नहीं, डॉलर, $1 लाख। अमेरिका से कोई सामान खरीदा $1 लाख का है, तुम बैठे बैठे देखो क्या हुआ अपने साथ। आज भाव 80 चल रहा था, और 1 महीने बाद जब तक ये सामान आया $1 लाख, सामने वाले को $1 लाख चाहिए थे, उसने हमको भेजा, बोला था कि भाई मुझे $1 लाख चाहिए। $1 लाख देने के लिए आज कितने रुपए खरीदने, कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे?
85 लाख। समझ में आ रही बात? मतलब सेम गुड्स पे 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया बिना कुछ करे। क्या उस व्यक्ति को कोई फायदा हुआ? नहीं। ये जो कुछ हुआ, ये 5 लाख रुपए का जो डिफरेंस तुम्हें दिख रहा है, और ये देखो कितना छोटा है, ये तो $1 लाख कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती बिजनेस में। ठीक है, तो मतलब इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूं तो ये सोचो कि ये जो 5 लाख रुपए का नुकसान है, ये इस नुकसान का क्या नाम रखोगे तुम? ये फॉरेन एक्सचेंज लॉस है, फॉरेन एक्सचेंज लॉस, क्योंकि फ्लक्चुएट होता रहता है फॉरेन करेंसी। क्यों हुआ ये? इट फॉरेन एक्सचेंज लॉस, इट अराइजेस ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन फॉरेन करेंसी। अरे जैसे कमोडिटी का भाव नहीं बदलता रहता है मार्केट में, ये भी एक तरह से कमोडिटी ही है डॉलर, जो हमको खरीद के उसको पे करना पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास तो होते नहीं है, ये हमारे पास तो रुपये होता है। तो डॉलर का भाव भी डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से बदलता है, जैसे कमोडिटी बदलती है, और उस भाव के बदलाव के चक्कर में क्या हो जाता है, बहुत रिस्क इन्वॉल्व होती है कि भाई आप जब सामान खरीदोगे तो फोकट ही बैठे बैठे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। यस, मुझे पहले तो बताओ, अब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ये बात कहानी। तो इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज का कंट्रोल है वो आरबीआई के पास है, और आरबीआई का एक सीधा सा रूल है कि आप केवल और केवल इंडियन रुपी को ही इज्जत दोगे, इसके अलावा किसी करेंसी को आप इज्जत नहीं दोगे। और जितना फॉरेन एक्सचेंज आपको रिसीव होता है बाहर से, वो आप जमा करा दोगे आरबीआई के पास। समझ में आई बात? फॉरेन एक्सचेंज रिसीव्ड must be deposited with RBI। पहले तो इतनी कहानी समझ में आई क्या? तुम हाँ करते जाओ तो मैं आगे बढ़ूंगा। आरबीआई के एक है ना, यही कंट्रोलर है हमारे यहाँ पूरे फॉरेन एक्सचेंज का, मतलब बैंकिंग सिस्टम का भी। अब सपोज करो इसका उल्टा केस भी समझ लो थोड़ा सा कि कहानी चलती कैसे। अगर सपोज तुम्हें कुछ सामान बाहर से खरीदना है ना, वो अमेरिका में बैठा है वो बंदा, तो जिससे हमको सामान मंगवाना है, अब वो सामान मंगाने के लिए वो अमेरिका में रहता है, उसे कौन सी करेंसी लगेगी? जवाब देना है तुम्हें, डॉलर। अब वो जो डॉलर उसको चाहिए, मैं कहां से लाके दूं? मेरे देश में आरबीआई ने तो बोल रखा है कि भाई तेरे पास डॉलर होने ही नहीं चाहिए, होंगे ही नहीं कभी, मेरे पास डॉलर होते ही नहीं है। किसी के पास है क्या? है तो बता दो, मैं कंप्लेंट कर दूंगा, कुछ कमीशन मुझे मिल जाएगा। किसी के पास डॉलर होते हैं क्या? नहीं है। अब कैसे खरीदे? तो तरीका बताता हूं मैं इसका। यही आरबीआई फिर बोलता है कि देखो मेरे ऑथराइज कुछ पर्सन है, ऑथराइज्ड पर्सन में आती है बैंक, और कभी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे गया है तो उसने नाम सुना होगा मनी चेंजर, क्योंकि वहां से लोग इंटरनेशनल उड़ते हैं ना, तो उनको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है, तो मनी चेंजर से वो रुपी से डॉलर कन्वर्ट करा लेते। तो ये जो बैंक या मनी चेंजर्स हैं, इनको ऑथराइज पर्सन बना रखा है आरबीआई ने, और इन्होंने ये बोला है कि एज अ इंडिविजुअल कस्टमर, अगर देखो ये भी है ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है एक, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है एक, तो आरबीआई ने बोला कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जाना पड़ेगा अगर तुम्हें डॉलर खरीदना है तो, या डॉलर बेचना है तो। क्या समझे? कहां जाओ? अगर तुम्हें डॉलर खरीदना है या डॉलर बेचना है तो कहां जाओगे? जैसे सब्जी खरीदनी बेचनी है तो कहां जाना है? कहां जाना है? सब्जी मार्केट जाना है। हाँ, शेयर खरीदना बेचना है तो कहां जाना है? शेयर मार्केट जाना है। वैसे ही अगर तुम्हें फॉरेन करेंसी का खरीदना बेचना करना है तो कहां जाना है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जाना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है।
शेयर मार्केट में भी यही चीज फॉलो होती है और यहां भी, पर तुम सीधे नहीं जा सकते. दिस रूट इज नॉट अलाउड. यू हैव टू गो थ्रू ऑथराइज्ड पर्सन. किसके थ्रू जाना पड़ेगा? ऑथराइज पर्सन. मतलब तुम्हारे बिहाफ पे ये बंदा जाएगा, बैंक. तो अगर हमको डॉलर वॉलर खरीदने होते हैं ना, तो हम बैंक जाते हैं और बैंक में जाके एप्लीकेशन देते हैं कि भैया मुझे ना $1000 खरीद चाहिए. फिर वो हमसे पूछता है क्यों चाहिए. फिर हम उसे बताते हैं कि मुझे कुछ सामान खरीदना है ना. फिर वो इलीगल तो नहीं है ना. इसमें बहुत नज़र रखनी पड़ती है गवर्नमेंट को. इसके ऊपर पूरा एक्ट है वकील साहब, अपने को तो पढ़ना पड़ेगा. उसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. और बाकी लोग भी ऐसे मत सोचो, ये तुमको भी कभी ना कभी आगे आएगा ही, पढ़ना पड़ेगा. मेरे को आता ही इसलिए है. फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो ये पूरा एक कानून है जिसको वो गवर्न करेगा बैंक वाला, और देखेगा कि तुम अनशन चीजों के लिए पैसे वैसे तो नहीं डाल रहे हो, कहीं विदेशों से कोई पैसे आ तो नहीं रहे, जा तो नहीं रहे. इसके ऊपर ये एक्ट कंट्रोल रखता है. तो इसलिए ऑथराइज पर्सन बीच में डाल दिया. और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज ऐसी की ऐसी शेयर मार्केट में होती है. अगर तुम्हें शेयर मार्केट आता तो मैं तुम्हें 1 मिनट में बोलता जैसा शेयर मार्केट में होता है वैसा होगा. और तुम सोचो शेयर के प्राइस क्यों घटते बढ़ते हैं. अभी तुमने मेरे से डॉलर का पूछा है, अब मैं तुमसे पूछता हूं शेयर के प्राइस क्यों घटते बढ़ते हैं. क्या लगता है तुम्हें? नहीं पता है तो बोल दो नहीं पता. किसी भी मार्केट में किसी चीज के अगर तुमने शेयर के नहीं बता पाए तो फिर मैं सब्जी के पूछूंगा. बताओ सब्जी के प्राइस क्यों घटते बढ़ते हैं. थोड़ा और आगे जाओ, और थोड़ा आगे जाओ. अपन तो इसके बारे में इतना पढ़ चुके हैं ऑब्वियसली. अच्छा तू जिसको भी बोलना चाह रही है तू सोच ले, उसके बाद उसके बारे में तू यहीं पे आएगी ना कि अच्छा चल फसल खराब हो गई, तो तू क्या बोलेगी उससे. मतलब इकोनॉमिक्स फसल खराब होने की बजाय सारे ही, हाँ, सारे सेक्टर के लिए एक ही टोन में बोल सकता है ना इकोनॉमिक्स, कि जो भी कुछ घटना होगी उससे या तो डिमांड इफेक्ट होगी या तो सप्लाई इफेक्ट होगी. और ये डिमांड एंड सप्लाई मार्केट डिटरमाइंड फोर्सेस हैं. यही प्राइस तय करेंगी बाजार में भाव क्या होगा. यही तो सीखा इस साल, अब उसको लगवा रहा हूं तुमसे दिमाग कि यही डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस. मतलब डॉलर, तू सोचना. अब तू जो पूछ रही थी सर हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट आता है, तू मुझे बता. एक होता है एक्सपोर्ट, एक होता है इंपोर्ट. ठीक है, एक्सपोर्ट में गुड्स बेचती है कि खरीदती है. बड़ा स्लो जाऊंगा मैं, कोई चिंता मत करो. हाँ, मेरा पर्पस अगर रटवाना होता ना तो मैंने कब का करा दिया होता. और ये गुड्स खरीदते हैं अपन. ठीक है, अब मुझे बता गुड्स बेचने के लिए तेरे को डॉलर बाय करने पड़ेंगे कि सेल करना पड़ेंगे. आराम से चलते जाओ. गुड्स बेचना है तो डॉलर रिसीव होंगे, ऐसे बोलूं ये चलेगा. और इसमें डॉलर पे करने पड़ेंगे, मतलब फॉरेन करेंसी मिलेगी और फॉरेन करेंसी पे करनी पड़ेगी. अरे हाँ या ना. अब मेरे को पता डॉलर रिसीव होंगे तो तू उसके ऊपर रख पाएगी अपने पास या नहीं रख पाएगी. तो तू ये कहेगी कि मेरे को डॉलर सेल करने पड़ेंगे. इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा, ये कॉन्सिक्वेंस लिखे हैं मैंने सीधे सीधे. तेरे को गुड्स बेचना है, बेचेगी तो डॉलर रिसीव होगी, और डॉलर रिसीव होगी तेरे पास रख नहीं पाएगी. अभी मैंने रूल सिखाया तुझे, आरबीआई रखने नहीं देती अपने यहाँ. नो वन अलाउड टू होल्ड फॉरेन करेंसी. तो तेरे को ये डॉलर क्या करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे. बेचने कहाँ जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में. और जब तू बेचने जाएगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में तो किसके थ्रू जाना है, बस ये और समझा दिया मैंने, सीधे नहीं जा सकते, इसके थ्रू जाते हैं. बट अल्टीमेटली बेचने जाएगी. और ऐसा का ऐसा यहां पे सोच, डॉलर पे करने अपने पास है ही नहीं, पे कैसे करेंगे. तो डॉलर बाय करना पड़ेंगे, करना पड़ेंगे. ये देख दोनों शब्द कैसे आए, बेचना पड़ेंगे, क्योंकि हम बंधे हुए हैं रूल्स से. तो डॉलर खरीदना पड़ेंगे या डॉलर बेचना पड़ेंगे. अब मेरे को बता, डॉलर बेचना पड़ेंगे किससे रिलेटेड है, सप्लाई ऑफ डॉलर. अरे बोलना हाँ या ना. और ये क्या क्रिएट करेगा, डिमांड ऑफ डॉलर. अब बस इस चीज को यहां से जोड़ो सीधे. जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो डॉलर का क्या बढ़ता है, सप्लाई बढ़ता है. अगर मैं सामान बेचता हूं तो डॉलर का क्या बढ़ता है, सप्लाई. और जब मैं इंपोर्ट करता हूं तो डॉलर का क्या बढ़ता है, डिमांड.
तो डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई बढ़ती और कम होती है किस पे? एक्सपोर्ट करने और इंपोर्ट करने से। इसीलिए क्या फ्लक्चुएट होती है? प्राइस फ्लक्चुएट होती है। प्राइस फ्लक्चुएट होगी किसकी? डॉलर प्राइस। अरे जैसे सब्जी की प्राइस फ्लक्चुएट हो रही है वेल, वैसे डॉलर प्राइस भी क्या होगी? फ्लक्चुएट होगी। अरे डॉलर कुछ नहीं, चॉकलेट या सब्जी, सीधी सी बात। जैसे तुम सब चॉकलेट खरीदने जाते हो, चॉकलेट की डिमांड और सप्लाई बढ़ाओगे तो उसकी प्राइस बदलेगी, वैसे इसकी भी डिमांड और सप्लाई बढ़ने से प्राइस बदल रही है। अब तेरे को वो जो इंपैक्ट समझना है कि इकोनॉमी कैसे इंपैक्ट हो जाती है, तो मुझे बता, अगर तूने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया तो डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, प्राइस विल फॉल डाउन। अरे ये इकोनॉमिक्स में सीख के आओ कि सप्लाई बढ़ जाने से प्राइस गिर जाएगी, तो इसलिए एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे तो हमारी करेंसी ज्यादा स्ट्रांग होती जाएगी और डॉलर की प्राइस गिरेगी, और इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, डॉलर महंगा होता जाएगा। भाई जिस भी चीज की डिमांड बढ़ा दोगे उसकी प्राइस बढ़ जाएगी ना। अरे लो, ये बात समझ में नहीं आती? किसी को भी ज्यादा भाव देना चालू करो तो उसके भाव बढ़ जाते हैं ना, वैसे ही। किसको समझ नहीं आ रहा? मतलब हमारी आरबीआई होती है उसको बनाती है। आरबीआई तो देख, नहीं देख, एक 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 चीज समझ ले, आरबीआई तो यहाँ बीच में है ही नहीं, यहाँ मार्केट है और हम है। आरबीआई हमको कंट्रोल करती है। अगर तुम्हारे पास कोई डॉलर आया तो तुम नहीं रख सकते, उसको बेच दो, नहीं तो खरीद लो। आरबीआई का ये रूल है। आरबीआई ने ये रूल बना दिया, नो वन अलाउड टू होल्ड फॉरेन करेंसी। और आरबीआई, मैंने ये क्यों बोला, आरबीआई एक रिजर्व मेंटेन करती है। जैसे तुमने सुना होगा अभी इंडिया का रिजर्व पहुंच गया $600 बिलियन के आसपास। ये क्यों मेंटेन करती है? कल को अगर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वो चीज ना मिले, भाई जो चीज की कमी हो दुनिया में उसका रिजर्व रखते हो कि नहीं रखते हो? वैसे आरबीआई रिजर्व मेंटेन करके रखती है। तुमसे आरबीआई भी खरीद लेती है, तुम्हें पता नहीं चलता। इस मार्केट में आरबीआई भी आती है ना, इस मार्केट में आरबीआई भी आती है। तो आरबीआई यहां आके तुमसे अब तुम्हारे डॉलर खरीद लेती है और अपने पास एक रिजर्व बना के रख लेती है। तुम्हें बाजार जाना है यही बोल के जाती है, और बोलती है कि बाजार तुम नहीं जाओगे सीधे, किसके थ्रू जाओगे? हमारे बैंक के थ्रू जाओगे, हमारे मनी चेंजर के थ्रू जाओगे। एक मिनट तो बोलो भाई, ये फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर से गया ओके सर। क्या? ये इंटरनल ट्रेड में ये सब क्यों नहीं था? अरे वहां पे तो इंडियन रूपी बायर के लिए भी सेलर के लिए भी, और ऐसा कोई फ्लक्चुएशन जैसा कोई समस्या तो थी ही नहीं। इस वजह से हमें प्रॉब्लम नहीं आई, और ना ही ये कोई रिस्क है इंटरनल ट्रेड में। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। अगला पॉइंट मैंने समझा दिया, हैवी डॉक्यूमेंटेशन। बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे कितने सारे डॉक्यूमेंट है, और हर डॉक्यूमेंट का एक पर्पस है ना। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि सारे ही याद हो जाने चाहिए या ऐसा ऐसा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर डॉक्यूमेंट एक पर्पस के लिए होता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली ये जो ट्रांसपोर्ट भी होता है इसका, इंटरनेशनल ट्रेड का, तो फ्लाइट से तो यार छोटा मोटा सामान ही आ पाएगा। जो हैवी सामान है, जो ज़्यादा सामान है, वो तो शिप के थ्रू आता जाता है, और शिप रूट बहुत लंबे हैं और बहुत समय लगता है गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, और फिर जब वो पहुंच जाते हैं तो वहां से क्लियर कराने में, जो पोर्ट होता है वहां से क्लियर कराने में काफ़ी समय लगता है। इसके अलावा लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, इंपोर्टर एक्सपोर्टर एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते, और इस वजह से एक ट्रस्ट इशू, वो जो मैं बोल रहा था ना ऑपरेटिंग वाले प्रॉब्लम्स, वो यहां आने चाहिए। लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट की वजह से समस्या क्या है भाई? समस्या ये है कि मैं सामने वाले पर ट्रस्ट कैसे करूं कि मैं पैसे दे दूंगा तो वो सामान भेज देगा। अभी तुम मुझसे पढ़ रहे हो इतने दिन से, ठीक है, फीस लेट भी भरोगे, टाइम पे भी भरोगे, कोई फर्क पड़ता है? एक ट्रस्ट डेवलप हो गया ना सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर में, है? दूध वाला रोज दूध देके जाता है, उसका पेमेंट कभी डिले हो जाए या कभी टाइम पे हो जाए, कोई खास फर्क पड़ता है? नहीं, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड अ पर्सनल कॉन्टैक्ट। और ये चीज यहां पूरी तरह से गायब होती है।
अभी मैं तुम्हें कहूं कि कोई सामान मंगा लो अमेजन से, ठीक है, तो अब तो धीरे धीरे तुम उसके आदी होने लगे और तुम्हारा एक भरोसा बन गया है। ठीक है, अमेजन के अलावा मैं कोई आलतू फालतू ऐप बोलूंगा तो क्या होगा बताना जरा। पैसे बोल रहा है कि अभी डाल दो 10,000 रुपए, 3 दिन बाद सामान मिल जाएगा, कर लोगे भरोसा? बताओ। नहीं ना, डर लगेगा, फ्रॉड तो नहीं है। हाँ? वो आता ना, वो 1 रुपए का क्या पेन ड्राइव, 5 रुपए का ये, वो सब फालतू चीज की लिंक को कभी भी उसको क्लिक नहीं करना है, भावुक होके। हाँ, वो लिंक ही खराब है, वो बैंकिंग फ्रॉड हो जाएगा। हमेशा ऐसी चीजों से बचो। तो यही लेक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट की वजह से लोग घबराते हैं और बिजनेस नहीं करते। और लैंग्वेज डिफरेंस, ये तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि अब तो हम आज के समय में ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना, अब तो एआई आ गया, अब तो चाइनीज भी लिखी हो तो हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे गूगल ट्रांसलेटर से। पहले ये बहुत बड़ी इशू थी कि उनकी मतलब फॉरेन लैंग्वेज, तुम्हें केवल इंग्लिश से लगता है कि पूरी दुनिया इंग्लिश है, नहीं भाई। स्पेन वाले या ये जो देश हैं, यूरोप के कई देश हैं जो इंग्लिश बिल्कुल यूज नहीं करते, नथिंग। और जो बाहर के वो तो वैसे ही नहीं करते। तो इंडिया है जो काफी कुछ उन लोगों से मिला जुला हुआ है, ठीक है। तो लैंग्वेज डिफरेंस इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रॉब्लम, है ना। फ्रांस में फ्रेंच ही यूज करते हैं वो लोग, जर्मनी वाले जर्मन ही यूज करते हैं, वो यूज ही नहीं करते इंग्लिश, बहुत रेयर नेसेसरी हो तो। तो लैंग्वेज डिफरेंस भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन लोगों से ट्रेड कैसे करोगे फिर, ठीक है। बट एआई ने इस सबको आसान कर दिया और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हो गया ये। वो अपनी लैंग्वेज में काम करो और ट्रांसलेटर यूज करो। अब देखो अगला टॉपिक क्या है, रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है सर, आपने ये भी बता दिया कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होते हैं, उसमें रिस्क कौन कौन सी इन्वॉल्व है ये भी समझ गए। अब सवाल ये है कि आखिर इंटरनेशनल बिजनेस करने की जरूरत क्या है, तुम बताओ। क्या अपने पास तेल है? क्या अपने पास तेल है, ऑयल? नहीं, बिना ऑयल के दुनिया चल सकती है अपनी? पर्सनल सोच लो, छोड़ो देश की तो पूरे। हाँ, गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा, बसों में डीजल पेट्रोल नहीं होगा, ट्रेन में नहीं होगा, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा सोचो। तो ऑब्वियसली जो नेचुरल रिसोर्स है दुनिया में, वो सभी देशों को ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारी अच्छा पॉपुलेशन एक एक 140 करोड़ है, मतलब भगवान ने ऐसा बंडल बना के तो दिया नहीं सबको नेचुरल रिसोर्स का। कहीं पे कोई सा नेचुरल रिसोर्स ज्यादा है, कहीं पे कोई सा ज्यादा है। हमारे पास कोल अच्छा खासा है ना, ऑयल नहीं है। तो नेचुरल रिसोर्स, और जबकि जरूरत तो सभी तरह के नेचुरल रिसोर्स की है, उनको पानी नहीं दिया जिनको तेल दे दिया। अपने पास वाटर सफिशिएंट है, चल जाता है काम अपना। हालांकि अब जैसा यूज कर रहे हैं आगे पता नहीं चलेगा कि नहीं, पर अभी तो चल रहा है। तो ये जो सारी कहानी है कि हमारा काम चल जाता है कुछ चीजों में और कुछ चीजों में नहीं चल पाता, हम डिपेंड हैं दूसरों पे और हमें वो लेना पड़ता है। ये जो अभी तू बात सवाल पूछ रही थी सेजल, कि इंडिया कैसा कर रहा है इस मामले में, मतलब मैं डॉलर के एक्सचेंज को लेके बात करूं तो हमारा प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, मतलब कि $1 महंगा होता जा रहा है, अभी ट्रेंड यही है। उसका रीजन यही है कि अपन इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, हम डिमांड बहुत ज्यादा रख रखी है हमने डॉलर की, उतना सप्लाई नहीं करते। तो मार्केट में जब डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएटेड, और ये केवल हमारे कारण नहीं है, वो मार्केट सबका है, उस ओवरऑल मार्केट में खरीदार ज्यादा हैं डॉलर के, बेचने वाले कम हैं, क्योंकि ऐसे देश ज्यादा हैं जिनको डॉलर पे करना है और इंपोर्ट करना है, ऐसे देश कम हैं जिनको डॉलर खरीदना, मतलब डॉलर बेचना है और एक्सपोर्ट करना है। तो इस वजह से डॉलर की प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है उस बाजार में, और रुपये इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे ही कारण कि हम रुपये के टर्म्स में डॉलर को बेचने कम जाते हैं, खरीदने ज्यादा जाते हैं। और उसका रीजन मैंने तेरे को अभी बता दिया कि सबसे बड़ा रीजन ही ऑयल है। ये पावर, हमारे इतने बड़ी कंट्री और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमारे पास ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, और इस पे हम पूरी तरह से बाहर पे डिपेंडेंट है। अभी हम रशिया से खरीद रहे हैं, कभी हम ईरान से खरीद रहे हैं, सबको डॉलर पे करने पड़ते हैं। ठीक है, दिस इज द रीजन कि हमारी जो करेंसी है वो
डिप होती जा रही है। तो लेकिन ये एक इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर से ये नहीं होता कि पूरी इकोनॉमी हमारी फॉल हो रही है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पर ये जो डॉलर के रेट के मामले में हम जो है हमारा रुपया डेप्रिशिएट होता जा रहा है, गिरता जा रहा है। आगे चलते हैं। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पहला कारण है कि क्यों हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। दूसरा कारण कौन है? अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पता है क्या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? अगर तुमने ये जवाब नहीं दिया ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? हाँ, एक बार में ऐसा जवाब चाहिए था मेरे को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या करते हैं? जब भी आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना हो, गुड्स या सर्विस, आपको इन्हीं की जरूरत है, इन्हीं की हेल्प से आप प्रोडक्शन कर पाओगे। तो मुझे बताओ, अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो अवेलेबल पूरे नहीं है मेरे पास, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर नहीं, तो क्या होगा? तो लाओ कहीं से पकड़ के एंटरप्रेन्योर को। या फिर सपोज लेबर अवेलेबल नहीं है तो लेबर को पकड़ के लाओ, तभी तो प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो कोई जैसे होता है ना, अमेरिका बाहर के देशों से लेबर इंपोर्ट करता है, बोले हमारे यहाँ आ जाओ, आके काम करो। भाई सुंदर पिचाई कैसे पहुंच गया वहां? एंटरप्रेन्योर की कमी थी तो पहुंचा ना। अरे कुछ समझ में आ रही बात कि नहीं आई? ऊपर से जा रही है अभी भी। और तुम भी इन्हीं में से कुछ बनना, तो ही जीवन में कामयाब होगे। और जमीन तो बन नहीं सकते हो। ले दे के दो ही ऑप्शन बच रहे हैं, सॉरी तीन। या तो पैसा इतना हो कि लोगों को पैसा दो, कैपिटलिस्ट, या फिर लेबर बनो ढंग की, और नहीं तो फिर एंटरप्रेन्योर बनो, अगर केवल दिमाग चला के पैसे कमाने हैं तो। आगे चलो। स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है? कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे किसी पर्टिकुलर टाइप के गुड्स को बनाना आसान भी होता है, और वहां वो सबसे सस्ता बनता है या सबसे अच्छा बनता है, या तो सबसे सस्ता या तो सबसे अच्छा। मतलब वो कंट्री उस तरह के गुड्स को बनाने में स्पेशलाइज हो जाती है, स्पेशलिटी हो जाती है उनकी। जैसे चाइना ने अपने आप को स्पेशलाइज कर लिया है सस्ते गुड्स बनाने में। एक टाइम पे जर्मनी ने अपने आप को स्पेशलाइज कर रखा था अच्छी कार्स बनाने में। फ्रांस ने स्पेशलाइज कर रखा था अच्छे परफ्यूम्स बनाने में। तो कुछ कंट्रीज जब स्पेशलाइज हो जाती है किसी चीज में, क्यों होती होगी? वहां या तो रॉ मटेरियल बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है, या तो उन्होंने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर करके अपने टेक्निकल नो हाउ, अपना एक्सपीरियंस इतना बढ़ा लिया है कि उस तरह का प्रोडक्शन करने में वो माहिर हो गए। आपको नहीं आता वो सब टेक्निक्स अभी, तो सस्ता क्या पड़ेगा? चाइनीज से पूरी दुनिया उनसे दुखी है, पर उन्हीं के प्रोडक्ट्स खरीदती है। रीजन, सस्ता बेचते हैं। उतना सस्ता नहीं मिलेगा कहीं, अच्छा मिल सकता है, सस्ता नहीं मिलेगा उनसे ज्यादा। तो उस चीज पे डिपेंडेंसी हो जाती है दुनिया की। भाई जिसके पास पैसे नहीं है वो क्या करेगा? तो मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? स्पेशलाइजेशन भी एक रीजन है कि अगर कोई कंट्री स्पेशलाइज हो गई है किसी तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ड्यू टू इट्स टेक्निकल नो हाउ, ड्यू टू इट्स प्रोडक्टिविटी, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इस तरह के किसी भी एडवांटेज की वजह से, तो बाकी की दुनिया तो उस पर डिपेंड है। मेरी आवाज आ रही है? कट तो नहीं रही? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं तुम्हें। ताइवान, ये जो दुनिया आज जिस पे चल रही है ना, चिप्स, ये जो माइक्रो प्रोसेसिंग चिप्स हैं, जो मोबाइल हमारा चल रहा है, लैपटॉप काम कर रहा है, हर वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो नेटवर्किंग पे चल रहा है आज, और वो भी वाईफाई नेटवर्किंग पे, वो वाईफाई नेटवर्किंग के मामले में एक देश पे लगभग ये मान लो 90% दुनिया टिकी हुई है, और वो देश का नाम है ताइवान। वहीं पे वो चिप बनती है, और वही 2-4 कंपनियां हैं जो वो बनाती हैं। एनवीडिया ग्रुप करके है, और उनका एक टाइप है ताइवान में ही वो सिलिकॉन मिलता है, वो उनकी ही एक्सपर्टीज है, तो उनका स्पेशलाइजेशन है, और कोई देश उसको नहीं बना पा रहा है, और आने वाले समय में शायद बना भी नहीं पाएगा, बनने भी नहीं देंगे। तो ये समझ में आई तुम्हें बात?
चौथा कॉस्ट बेनिफिट मैंने इसी के साथ समझा दिया तुम्हें कि ज्योग्राफिकल पोजीशन की वजह से और कुछ कंडीशंस की वजह से कुछ देशों में सस्ता हो जाता है। तुमने पनामा का नाम सुना है? पनामा किस बारे में नाम सुना है उस देश का? अच्छा चलो, दुबई का नाम तो सबने सुना है। दुबई में बिजनेस करके क्या फायदा है? लोग दुबई जाके बिजनेस क्यों करते होंगे? कोई आइडिया? टैक्स, टैक्स हेवन कंट्रीज हैं ये। यहां टैक्स नहीं लगता बिजनेस पे, मैं वो दूसरे तरह से टैक्स लेते हैं, पर वो देश बिजनेस टैक्स नहीं लेते। तो वहां जाके अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन करेगी तो मुझे बताओ वो कम कॉस्ट पे कुछ बना देगी कि नहीं? अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो कॉस्ट बेनिफिट की वजह से भी बहुत सारे मतलब ये रीजन होता है कि लोग बनाते किसी और देश में। पता चला अडानी, अच्छा ये तो एक कॉस्ट बेनिफिट, मैंने एक एग्जांपल तुम्हें टैक्स वाला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इसलिए दिया। अपने यहाँ भी लेबर अब धीरे धीरे महंगी हो रही है। एक समय अपने यहाँ लेबर सस्ती थी, अब अफ्रीका में लेबर सस्ती है। तो पता है अंबानी और अडानी अपने प्रोडक्शन प्लांट अफ्रीका में लगा रहे हैं। अरे विद इन अ कंट्री देख लो इसको, जहां पे लेबर सस्ती होती है वहां प्रोडक्शन प्लांट लगाया जाता है। तो कॉस्ट बेनिफिट देख भी एक रीजन है। जिस देश में कॉस्ट बेनिफिट होता है वहां पे चीजें सस्ती बन जाती है, फिर दूसरे देश वहां से इंपोर्ट कर लेते हैं। अगला वाला देखो, इसके बाद यही पेज है ना? ठीक है। ये डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस का डिफरेंस तुम्हारा होमवर्क, इसमें कोई दम नहीं है, ये तुम पढ़ोगे। एक ये छोटा सा टॉपिक और है मेरे हिसाब से, इसको और कवर कर लेते हैं। चलो, फायदा क्या है? देखो पहला वाला वर्ड तो अब तुम्हें अच्छे से याद हो जाना चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है देश को, इंडिया अपना रिजर्व बढ़ाएगा ना, फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स। सपोज हमारे पास कोई चीज अबेंडेंट है, अबेंडेंट मतलब बहुत सारी है, सफिशिएंट है, और हमारा काम हो जाए उससे ज्यादा है, तो वो तो खराब हो जाएगी अगले साल तक। सपोज हम ज्यादा प्रोडक्शन कर लेते हैं वीट का, इतना हम पूरा इंडिया ही नहीं खा पाता, इतना वीट हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो हम क्या करें? उसका क्या करना चाहिए? उसको बेच के बाहर से पैसे कमाओ ना। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो, हाँ हूं करते जाना है तुमको। तीसरा, इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स। ऑब्वियसली अगर हम अपने देश के अलावा दूसरे देशों के लिए भी प्रोडक्शन करेंगे, मतलब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो बहुत ही सिंपल सिंपल पॉइंट है। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा। दूसरा, हम अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज करेंगे, हो सकता है हम स्पेशलाइज भी हो जाए किसी काम में, और अगर ऐसा हो गए तो सोचो कितने सारे देश है दुनिया में जो हमसे ही वो सामान खरीदेंगे, क्योंकि हम उसमें स्पेशलाइज होंगे। क्योंकि मैंने कहा स्पेशलाइज के दो ही मतलब होते हैं शॉर्ट में, या तो सबसे सस्ता या तो सबसे अच्छा, है ना, यही है स्पेशलाइजेशन। और इंप्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट मतलब हमारे देश को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम ज़्यादा अर्न करेंगे। और कौन सा पॉइंट है? इसके अंदर का रटना नहीं है ज़्यादा, ना, कॉमन सेंस से लिखना है। इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर हमारे देश में ऑब्वियसली अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं और सामान खरीदते हैं बाहर से अच्छा, और हम तो
गुड्स एंड सर्विस हमारी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने का साधन ही तो है, और जितना अच्छी क्वालिटी का गुड्स एंड सर्विस हम यूज करते हैं उतना हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होता जाता है। तो फॉरेन कंट्रीज की अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विस अगर हमें यूज करने को मिल रही है, जैसी हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं हो पा रही हैं, जैसे मोबाइल हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रोड्यूस नहीं हो पाते, लैपटॉप नहीं हो पाते, तो अगर सोचो कि हमारे यहाँ पे अगर लेनोवो के लैपटॉप या एचपी के या डेल के नहीं मिल रहे हों, एप्पल के मोबाइल नहीं है, सैमसंग के मोबाइल नहीं है, हमें हमारा ही यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ खरीदना पड़ेगा, तो ये हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव नहीं कर सकता, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होती है। ये तो हुए लोगों को फायदे, इकोनॉमी को जनरली फायदे। बिजनेस को क्या फायदा है? बिजनेस को तो फायदा ही फायदा है। पहला, इंपोर्ट करने को मिलता है सस्ता, या ऐसी चीजें जो इंडिया में प्रोड्यूस, मतलब ऐसे रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है या ऐसी मशीन्स नहीं मिल रही हैं, ऐसी मशीन्स इंडिया में बनती ही नहीं है, तो हम बाहर के देशों से मशीन्स बुलाते हैं। अगर हम एक्सपोर्टर हैं तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते हैं, क्योंकि हमें नेशनल मार्केट के साथ इंटरनेशनल मार्केट भी मिलता है कि नहीं? हाँ, कैपेसिटी ऑफ यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है, मतलब कि आप जैसे एक्सपांशन एंड ग्रोथ समझते हो ना, एक ब्रांच चल रही थी है ना, पोहा, उज्जैन से पोहा बहुत एक्सपोर्ट होता है, तो पोहा फैक्ट्री की ग्रोथ क्यों हो गई? पहले उज्जैन के लिए बनाते होंगे किसी समय, है ना, इंदौर के लिए तो ऑब्वियसली इंदौर में ही इतने प्लांट हैं, पर धीरे धीरे करके जब रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी और इंडिया के लोग बाहर देशों में पहुंच गए और वो पोहा इंपोर्ट करने लगे वहां पे, तो यहाँ पे और फर्दर फैक्ट्रीज बन गई और प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया, तो हमने अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाई, इसकी वजह से ग्रोथ बढ़ी, इसकी वजह से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ वाला, इंटेंस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। एक छोटे मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स आ जाएं और बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ जाएं जो एक जैसा प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक ही प्राइस पे बेच रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उसमें नुकसान होता है प्रोड्यूसर्स का, क्योंकि कंपटीशन बढ़ती है। तो तुम्हें परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल बताया, सब्जी मार्केट में अगर तुमने 1 रुपये का भाव भी बढ़ा दिया, तुम्हारे पेट्रोल पंप पे अगर 1 रुपये महंगा पेट्रोल भी बिकता है, मात्र 1 रुपये, तो लोग आना बंद हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ, नहीं आएंगे, ना सब्जी खरीदेंगे ना पेट्रोल खरीदेंगे। तो ये अंतर पड़ता है कंपटीशन से। तो ये जो कंपटीशन है ये कम क्यों होगा? अगर नए मार्केट मिलेंगे लोगों को बेचने के लिए, कोई चाइना बेच रहा है सामान, कोई साउथ अफ्रीका बेच रहा है, कोई ब्राजील बेच रहा है, ठीक है, ये सारे पोहे वाले अगर केवल उज्जैन में ही सामान बेचना और अपने ही लोगों में बेचने हो, तो सोचो क्या होगा, इनका भाव कहां जाएगा? बस कॉस्ट से 1-2 रुपए ऊपर, ठीक है। लेकिन ये बाहर किसी भी भाव पे बेच पाते हैं अपना सामान, जो इनको सूट कर जाए, जो डील हो जाए। इंप्रूव्ड बिजनेस विजन, आप एक तरह से इंटरनेशनल बिजनेस को भी एक प्रोस्पेक्ट की तरह देखते हो, एक स्ट्रेटजी बनाते हो इंटरनेशनल होने की, है ना, स्ट्रेटजी बनाते हो, नए गोल्स क्रिएट करते हो, उन गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालते हो और फिर वहां से प्रॉफिट कमाते हो। तो एक पूरा नया बिजनेस विजन मिलता है, नए गोल्स, नई स्ट्रेटजी, और ट्राई टू अचीव न्यू प्रॉफिट्स और गुड प्रॉफिट्स। तो ये फायदे थे। फिर मैं कहूंगा रटना नहीं है इसको, 1 बार 2 बार 3 बार कंटिन्यूसली पढ़ना है, बस दिमाग में सेट होने लगेंगे। और इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इस चैप्टर में जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो अभी पेंडिंग है। बस अपन ने जो भी पढ़ा है आज वो एक वार्म अप था, आगे हम जो पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज बेस पे जो क्वेश्चन बनेंगे और जो शॉर्ट नंबर दिलाएंगे वो कल के लेक्चर में। ये वो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं जो 2 या 3 नंबर के लिए आएंगे, जिसमें तुम जनरली अगर इसको 2-3 बार पढ़ लो तो ठीक ठाक लिख सकते हो और नंबर भी ला सकते हो। तो ये समझ में आना चाहिए कौन सा टॉपिक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए और कौन से पे मेरे को बहुत ध्यान देकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू सीधा गलत होता है तो गलत होता है। सोचो एक 3 नंबर का ऐसा थ्योरी क्वेश्चन है जिसमें आपको जनरल चीजें लिखनी है कि भाई आपको क्या क्या फायदा हुआ इंटरनेशनल बिजनेस से, और एक ऐसा क्वेश्चन है कि बताओ ट्रू है या फॉल्स है या फिल इन द ब्लैंक्स है। तो अगर वो गलत किया तुमने 3 नंबर का तो वहां 0 ही लाओगे। यहाँ पे अगर तुमने
ओवरऑल ठीक ठाक लिख दिया तो 2 नंबर तो मिल जाएंगे, 2.5 नंबर भी मिल सकते हैं। माना 3 लाने में थोड़ी दिक्कत आएगी, वहां 3 आसानी से आएंगे, पर वहां 0 भी बहुत बहुत आसानी से आएगा। तो एमसीक्यू पे खास एफर्ट देना, सबसे कह रहा हूं, ये बड़े बड़े क्वेश्चंस के चक्कर मत पड़े ना केवल, ये तो लिखोगे कुछ ना कुछ तुम अब, पर एमसीक्यू पे खास एफर्ट देना, उसको 0 से 1 2 3 बनाओ, वो तुम्हारे मार्क्स को बढ़ाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस्ड वाला टॉपिक तो हम कल पढ़ने वाले हैं। तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं मैं, आज इसको पढ़ोगे ही, इसके डिसएडवांटेज पढ़ के आना, मैं ये डिसएडवांटेज कल दिखाऊंगा तुम्हें, और बहुत सिंपल से डिसएडवांटेज है जितना मैंने पढ़ाया है उस पर, और मैं भी ये पूछूंगा तुमसे, फिर नहीं पढ़ा होगा तो मैं ही पढ़ा के शुरू करूंगा, इसलिए पढ़ के आना, डांट नहीं खानी हो तो।